नमस्कार, स्वागत है चहल अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जहां हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। हम इस यहाँ पर बीपीएससी की सीरीज को लेकर स्टडी कर रहे हैं और आज इसी सीरीज में हम लोग यूपी पीसीएस की सीरीज में यूपी की पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है एडवोकेट जनरल। जी हाँ, हर राज्य का अपना एक बड़ा एक लॉ ऑफिसर होता है जिसको एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता उस स्टेट का बोला जाता है। आज इसी महाधिवक्ता को हम यूपी सीरीज में यूपी के परिप्रेक्ष्य में स्टडी करेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूँ चहल के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम लोग अपनी यूपी पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इस यूपी पॉलिटी सीरीज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हम फिर से अपने पॉलिटिकल मैप के इंट्रोडक्शन के साथ ही इसको स्टार्ट करेंगे। और राजनीतिक परिचय में हमको पता था कि हमारा पॉलिटिकल मैप है जिसका हम कई बार रिवीजन मोड पर लगातार स्टडी कर चुके हैं। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एडवोकेट जनरल अर्थात महाधिवक्ता के अध्ययन को आज हम प्रारंभ करते हैं। तो जब महाधिवक्ता के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे तो पहली बात हमको ये पता लगती है कि ये अपने आप में एक संवैधानिक दायित्व है या संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अपने आप में एक संवैधानिक पोस्ट है। तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल इसको साधारण रूप से बोलते हैं। और इसका जो प्रावधान हमको मिलेगा वो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत मिलेगा। जी हाँ, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत हमको इसका प्रावधान मिलता है। और जब अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका प्रावधान मिलता है तो जो भाषा लिखी होती है उस भाषा पर ध्यान दीजिए। भाषा ये कहती है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल अर्थात गवर्नर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित। अब अर्हित क्या है? तो अभी हम इसको देखेंगे अर्हित क्या है। तो अर्थात आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप स्टेट हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता अपने पास रखते हो। तो यही से शब्द आता है अर्हित। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति को यहाँ पे महाधिवक्ता नियुक्त करा जाएगा वो ऑलरेडी एक लॉयर होगा। उस लॉयर में वो एडवोकेट की कैटेगरी में होगा। एडवोकेट की कैटेगरी के बाद उसके पास ऐसी योग्यता क्वालिफिकेशन होंगे कि वो स्टेट हाई कोर्ट्स में एक जज अपॉइंट हो सकता है। जी हाँ, एक जज अपॉइंट हो सकता है। अब हमने जब यूपी की जुडिशरी को स्टडी करा था तो हमने इसमें देखा था कि कौन कौन सी अहर्यताएं किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए कि वह अपने आप में एक न्यायाधीश नियुक्त हो जाए। तो योग्यताएं क्या आती हैं? तो इन योग्यताओं के अंतर्गत पहली योग्यता हमारे पास ये आएगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता हमारे पास क्या आएगी कि वह भारत का नागरिक हो। यह एक पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होगा। अगर आपको हाई कोर्ट का जज नियुक्त होना है तो आपके पास पहली योग्यता आ जाएगी वह भारत का नागरिक होगा। अर्थात पहली अर्हित योग्यता आपके पास आ जाती है कि आप भारत के नागरिक होंगे। अब दूसरी में हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरी में विकल्प हमको ये मिल जाते हैं कि दूसरी में से किसी एक विकल्प को आपको पूर्ण करना है। पहला विकल्प क्या है कि भारतीय राज्य की सीमा क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों के लिए न्यायिक अधिकारी रहा हो। न्यायिक अधिकारी, अभी शब्द को समझिए, जुडिशियल ऑफिसर है, वो एडवोकेट की बात नहीं हो रही है, जुडिशियल पोस्ट पर रह चुके हैं, वो न्यायिक अधिकारी रह चुके हैं। दूसरा, अगर ये आपके पास योग्यता नहीं है तो फिर आपके पास योग्यता होनी चाहिए और योग्यता ये है कि भारत के उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक, भारत के उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक, समझिए कि इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हो, कम से कम 10 वर्षों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अब प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, इससे पहले आपने 5 वर्ष प्रैक्टिस करी है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में, तो आपको दोनों को वहां पर काउंट कर लिया जाएगा और रिकॉर्ड पे यह आ जाएगा कि आप पिछले 10 वर्ष से हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। जब आप पिछले 10 वर्ष से हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं तो फिर यह अर्हता आपकी पूरी हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप भारत के नागरिक होंगे, आपकी पहली योग्यता मानी जाएगी। और दूसरी में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए और दूसरे ऑप्शन में से या तो आप न्यायिक अधिकारी रह चुके हैं, अगर न्यायिक अधिकारी नहीं रह चुके हैं तो कम से कम आप एडवोकेट रह चुके हैं हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष के लिए। अब वो हाई कोर्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्योंकि यदि आप एडवोकेट है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप समय के साथ अपने हाई कोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में एज ए लॉयर हाई कोर्ट आप वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन दोनों योग्यताओं में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये योग्यता पूर्ण होती है तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। अर्थात प्रत्येक राज्य के राज्यपाल किसी व्यक्ति को अर्हित करेंगे तो यानी कि वह भारत का नागरिक होगा, कम से कम 10 वर्षों के लिए एडवोकेट रह चुका है या जुडिशियल पोस्ट पर रह चुका है। और इस हिसाब से फिर यूपी में एक महाधिवक्ता नियुक्त करे गए हैं। वो महाधिवक्ता कौन नियुक्त करे गए हैं तो उनका चित्र आपके सामने आ रहा है और इस चित्र के अनुसार आपको बताना है कि ये व्यक्ति
कौन है, ये इस समय यूपी के महाधिवक्ता है। तो योग्यता हमने देख ली, योग्यता ये होगी। तो महाधिवक्ता के कर्तव्य क्या है, अब कर्तव्यों को समझ लीजिए। और जहां जहां पर अथवा लगा हुआ है वहां वहां पर उनके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर परामर्श दें, विधि सम्मित ऐसे विषयों पे, यानी कि कोई लीगल मैटर आ गया है तो उस लीगल मैटर में राज्य सरकार को अपना पक्ष कैसे रखना है। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम, अगर आपको जुडिशरी में जाना होता है, न्यायपालिका के पास जाना होता है, तो हम एक लॉयर के थ्रू जाते हैं, या तो अपने आप से जा सकते हैं या लॉयर के थ्रू जाते हैं, अपने एडवोकेट के थ्रू जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर एक एंटिटी है तो ऐसे ही राज्य भी अपने आप में एक एंटिटी है, निकाय है। और अगर उसके पास निकाय है तो उसके पास उसका एक अधिवक्ता होना चाहिए। तो वो अधिवक्ता कौन कहलाता है, महाधिवक्ता कहलाता है। और वह महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंध ऐसे विषयों पर परामर्श दे अथवा विधिक रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करे। विधिक रूप से अर्थात विधि यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे विधि का अर्थ है लॉ। तो विधिक रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जिसके लिए समय समय पर, टाइम टू टाइम, अगर आपका कोई फेस फंस गया है, आपका कोई केस फंस जाता है जुडिशरी में, तो हम क्या करते हैं, अपने लॉयर से टाइम टू टाइम बात करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से लॉयर से टाइम टू टाइम बात करते हैं, कुछ उसको बताते हैं, कुछ उसकी सुनते हैं। तो इसी प्रकार से यह काम राज्य भी करता है। राज्य क्या करता है, तो राज्य राज्यपाल के माध्यम से समय समय पर उनसे निर्देशित करते हैं, साथ ही उन कर्तव्यों का निर्वहन करें जो कि संविधान के द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा या इसके अधीन प्रदान किए गए हैं। अब इस शब्द को समझ लीजिए, शब्द को समझ लीजिए। शब्द को ऐसे समझा जाएगा कि कहा गया साथ ही उन कर्तव्यों का निर्वहन करें जो कि संविधान में, अर्थात कुछ ऐसे कर्तव्य जो संविधान ने बता दिया। संविधान ने क्या बता दिया भैया, विधि संबंध विषयों पे परामर्श देना है। दूसरा बता दिया तत्समय प्रवृत्त, उस समय लॉ एनफोर्स, यदि कोई लॉ एक एनफोर्स हो रहा है, अर्थात कोई एक ऐसी विधि राज्य विधायिका के द्वारा बनाई गई है जो कि अस्तित्व में है और उसमें कुछ विधि संबद्ध निर्देश महाधिवक्ता को दिए गए हैं, तो तत्समय प्रवृत्त, प्रवृत्त यानी कि एनफोर्स, किसी अन्य विधि या उस विधि के माध्यम से उसका संज्ञान लेते हुए अधीन प्रदान करे गए हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है महाधिवक्ता का कि इन विषयों के अंतर्गत वह राज्य को अपना परामर्श देंगे। अब इस लैंग्वेज को फिर से दोबारा देख लेते हैं। तो भाषा को अगर हम दोबारा देखते हो समझते हैं, तो फिर से ये कहा गया कि राज्य सरकार को विधि सम्मत ऐसे विषयों पर परामर्श देना, तो विधि सम्मत ऐसे विषयों पर परामर्श देना अथवा इससे अलग, इससे अलग। तो अथवा में ये ऑप्शन नहीं है, ये एडिशनल है। इसके साथ साथ ही विधिक रूप से ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जिसके लिए समय समय पर राज्यपाल निर्देशित करेंगे। कोई एक ऐसा केस आ गया है जिसमें राज्य सरकार कहती है कि हमें अपने लॉयर से इस विषय पर बात करनी चाहिए। जब लॉयर से इस विषय पर बात करेगा राज्य, अपने एडवोकेट से बात करेगा इस विषय पर राज्य, तो राज्य अपनी कुछ बात कहेगा। तो राज्य अपनी कुछ बात कहेगा तो राज्य अपनी बात राज्यपाल के माध्यम से कहेगा। तो राज्यपाल समय समय पर उनको निर्देशित करेंगे कि ठीक है ऐसा करते हैं, इस केस में ऐसे ना करके इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। ऑप्शन ए को सिलेक्ट न करके ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं तो निर्देश जिसके माध्यम से आता है वह राज्यपाल हो जाते हैं। साथ ही उन कर्तव्यों का निर्वहन करें, इसके साथ ही उन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, परफॉर्मेंस ड्यूटीज, जो कि संविधान के द्वारा या तत्समय, या तो संविधान के द्वारा या राज्य ने अपना कोई लॉ विधि बना रखी है, उस विधि के माध्यम से उसके कर्तव्य महाधिवक्ता को बता रखे हैं उसके अंतर्गत, या सीधे ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से उस विधि का संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता के समझ में कुछ आता है तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहां से करेंगे। इस प्रकार से संविधान के माध्यम से, राज्य द्वारा विधि के माध्यम से और विधि का प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से कर्तव्यों का निर्वहन, तीन माध्यम से महाधिवक्ता अपने कर्तव्य राज्य के समक्ष निर्वहन करता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो नियुक्ति हुई है उसमें महाधिवक्ता के पास ये काम बताए गए हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। पहली बात तो सीधी सी बात ये आ जाती है कि महाधिवक्ता का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। तो पहली बात ये आ गई कि कोई भी निश्चित कार्यकाल क्या है, नहीं है। तो महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। पारिश्रमिक का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा करा जाएगा। तो जिस समय जिसकी महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हुई है उसी समय
उसको सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे, इसका निर्धारण राज्यपाल के द्वारा कर दिया जाएगा। संविधान में निष्कासन का उल्लेख नहीं है। जब बात आ गई तो प्रसाद पर्यंत, ऊपर से निष्कासन का कोई उल्लेख नहीं है। अब समझिए, अगर हमें हाई कोर्ट के जज को हटाना तो उसके लिए संविधान में उसके निष्कासन की पूरी प्रक्रिया दी गई है, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जिसके पास योग्यता है कि वह राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, लेकिन जब महाधिवक्ता को उसके पद से हटाना होगा तो एक सिंपल गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा और उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। संविधान में इनकी निष्कासन प्रक्रिया को लेकर कोई भी उल्लेख नहीं कर रखा है। निष्कासन किसके द्वारा कर दिया जाएगा? तो निष्कासन राज्यपाल के द्वारा कर दिया जाएगा। तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, निष्कासन राज्यपाल के द्वारा। संविधान में निष्कासन का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पारिश्रमिक यानी कि सैलरीज अलाउंसेस राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति के साथ ही निर्धारित कर दिए जाएंगे, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, अर्थात कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब ये लिखा जाता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं तो सीधी सीधी बात ये आ जाती है, जब तक राज्य सरकार किसी व्यक्ति को एज ए एडवोकेट जनरल पसंद कर रही है और उसे प्रमुख रूप से जब तक व्यक्ति मुख्यमंत्री के मन की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री का कोई मतभेद नहीं है, या ऐसा लगता है कि हमको एक और कुशल व्यक्ति मिल गया है, या ऐसा लगता है कि अब इनकी आवश्यकता इस पद पर इस समय के अनुसार नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति को इस पद पर आना चाहिए, तो सीधी सीधी बात है, राज्यपाल से इस विषय को लेकर संवाद करा जाता है और फिर राज्यपाल उनका निष्कासन एक गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है तो फिर से राज्य के राज्यपाल से संवाद किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और फिर उस व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति की राज्य के महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति कर दी जाएगी। जब उनकी नियुक्ति होगी तो उसी समय उनकी सैलरीज अलाउंसेस को डिटरमाइंड निर्धारित कर दिया जाएगा। तो हमको बात समझ में आ गई, निश्चित कार्यकाल नहीं है। अब पारंपरिक रूप से क्या होता है, अगर इस नोट पर ध्यान देंगे तो जब निश्चित कार्यकाल नहीं है तो निश्चित कार्यकाल वैसे लगभग 5 वर्ष का माना जाता है। क्यों? क्योंकि नई सरकार आएगी, वो अपने महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगी। अगर बीच में कोई मतभेद नहीं हो रहा है, मनभेद नहीं हो रहा है, या कोई इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थितियां नहीं आती कि व्यक्ति अपने आप से त्यागपत्र करके जाए, तो लगभग सरकार के साथ साथ वो महाधिवक्ता के पद पर रहते हैं। तो लमसम 5 वर्ष, उससे थोड़ा अधिक, 1-2 दिन ज्यादा या उससे थोड़े कम स्तर पर रहते हैं। लेकिन चूंकि संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं, इसलिए किसी भी समय अपने पद से या तो वो हटाए जा सकते हैं या वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। नोट करने वाली बात क्या है? पारंपरिक, हमने कहा संविधान पारंपरिक रूप से भी चलता है। परंपरा यह है कि जैसे परंपरा है और एक परंपरा तोड़ी गई थी कि जैसे भी किसी मुख्यमंत्री को जेल होती है तो मुख्यमंत्री परंपरा के अंतर्गत अपने त्यागपत्र को देकर जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और चंपाई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, वो जेल में भी मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर जेल में टिके रहे थे। हालांकि अब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये निश्चित हो गया कि वो मुख्यमंत्री के ऑफिस में जा नहीं सकते, और जा नहीं सकते तो कैबिनेट की मीटिंग हो नहीं सकती है, सरकार चल नहीं सकती है। इसलिए यह कारण बना उनका त्यागपत्र देने के लिए। तो सीधी सी बात ये थी कि अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका के द्वारा कुछ ऐसे निर्देश आ गए थे कि आपको अब मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसी परंपरा है, तो उसमें एक परंपरा यह भी है कि पारंपरिक रूप से मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र के साथ ही महाधिवक्ता भी अपना त्यागपत्र देते हैं। ये परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा का अभी बहुत स्पष्ट रूप से निर्वहन करा जाता है। तो अगर कोई महाधिवक्ता वर्तमान सरकार के द्वारा नियुक्त करे गए हैं, वर्तमान सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पद से विमुख हो जाती है, अपने पद से हट जाती हैं, तो फिर महाधिवक्ता भी अपना त्यागपत्र दे देंगे और इस प्रकार से महाधिवक्ता कार्यकाल उस त्यागपत्र के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 177 क्या कहता है। अब अनुच्छेद 165 में हमको महाधिवक्ता के संबंध में कुछ प्रावधान मिले थे। अब महाधिवक्ता के संबंध में कुछ और प्रावधान हमको 2 अनुच्छेद में और मिलते हैं, जिसमें से एक अनुच्छेद हमारे पास आती है अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 क्या कहती है कि विधायी सदन में मंत्री या महाधिवक्ता के अधिकार के संबंध में यह बात करती है। विधायी सदन यानी कि जो यूपी का सदन है, यूपी का सदन कैसा? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, तो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, विधायी सदन में मंत्री, अब थोड़ी देर के लिए मंत्री को भूल जाइए, और महाधिवक्ता के अधिकार, तो विधायी सदन में यानी कि यूपी की विधानसभा और विधान परिषद में, विधानमंडल के जो 2 सदन है उसमें विधानसभा और विधान परिषद में महाधिवक्ता के क्या क्या अधिकार रहते हैं। तो महाधिवक्ता का अधिकार है कि वह राज्य की विधानसभा में अथवा विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो पहला भाग यह आ गया कि यह यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब प्रोसीडिंग चल रही होगी।
तो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, जिस राज्य में केवल एक ही सदन है अर्थात विधानसभा है उसमें, और जिन राज्यों में दो विधान सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, उनकी जब कार्यवाही चल रही होगी तो महाधिवक्ता उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप राज्य के महाधिवक्ता बनते हैं, तो अनुच्छेद 177 आपको अधिकार देती है कि यूपी की विधानसभा या विधान परिषद में जब कार्यवाही चल रही होगी तो आप उस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। देखिए, दर्शक दीर्घा में जाकर नहीं बैठना है, भाग ले सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से आप सदन की कार्यवाही के उस समय घटक होंगे। इसके साथ ही विधानमंडल की किसी भी समिति में, इसके साथ ही हमारे पास जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंतर्गत, विधानात्मक सदन के अंतर्गत समिति में बोलने का एवं उसमें कार्यवाही का अधिकार भी होगा। तो आप इसमें भाग भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं। भाग भी ले सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अब तीन पक्ष यहाँ पे आते हैं। अगर आप विधानसभा के अंदर बैठे हैं तो आप इससे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप इसमें बोल भी सकते हैं। और तीसरा पक्ष आता है कि अगर वोटिंग या मतदान का कोई विषय आता है तो क्या आप उसमें मतदान भी कर सकते हैं। तो तीसरे पक्ष में यहाँ पर अब इनको रोक दिया गया है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ तक इनकी जो सीमित कहाँ तक रखा गया कि ये एक विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में राज्य के महाधिवक्ता भाग ले सकते हैं। दूसरा, ये अपनी बात को रख सकते हैं, अर्थात इनके पास बोलने का, वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन जब मतदान का विषय आएगा तो मतदान केवल सदन के निर्वाचित सदस्य ही करेंगे, क्योंकि महाधिवक्ता सदन का निर्वाचित सदस्य नहीं है, इसलिए मतदान में उसको भाग लेने से रोक दिया गया है। तो मतदान महाधिवक्ता के लिए निषेध है। और आगे की ओर बात करते हैं, और कौन सा अनुच्छेद आता है। तो अब आता है अनुच्छेद 194। और अनुच्छेद 194 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 194 कहता है राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधायिका में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। राज्य विधानमंडल में के अंतर्गत विधायिका में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इस वाक स्वतंत्रता को देख लीजिए। तो वाक स्वतंत्रता हमारे पास कहाँ आ रही थी? तो वाक स्वतंत्रता हमारे पास आ रही थी कि विधानमंडल की किसी भी समिति में बोलने का, उसमें कार्यवाही का अधिकार होगा। तो जब ये वाक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा तो वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 194 यहाँ पर इनको देता है। और इस प्रकार से महाधिवक्ता के अपने अपने कर्तव्य हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरा होमवर्क आप ये था कि ऐसे कौन से मिश्रा जी हैं जो यूपी के महाधिवक्ता हैं। अब उनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है या डी से स्टार्ट हो रहा है, यह आपको बताना है। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, जहां पे हमने देखा था कि महाधिवक्ता के क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है। महाधिवक्ता को अपने कर्तव्यों की जो शक्ति मिलती है वो संविधान के प्रावधानों से मिलती है। राज्य ने अपनी विधायिका में कोई विधि बना रखी है तो वहां से मिलती है प्रत्यक्ष रूप से, और उस विधि का संज्ञान लेके अप्रत्यक्ष रूप से वहां से उसको अपनी कर्तव्यों की शक्ति मिल जाती है। इसके संबंध में और भी आपके पास कोई और प्रश्न है इस विषय के संबंध में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से यहाँ पे बता सकते हैं या मुझे सीधे रूप से लिख सकते हैं। मैं इसका प्रत्युत्तर देने का संपूर्ण प्रयास आपको करूंगा। अब हमारे यूपी के लेक्चर की सीरीज का लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम राज्य के महिला आयोग का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी की पूरी यूपी पॉलिटी के संबंध में अध्ययन करने वाले हैं। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में राज्य महिला आयोग के साथ। नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।